हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक ही होंगे। क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया कि जिस भूभाग पर हमारे पूर्वजों ने राज किया वहाँ सबसे पुरानी भाषा कौन सी रही होगी? क्या संस्कृत भाषा सबसे पुरानी है? ये सवाल आपके मन में कभी ना कभी तो आया ही होगा। कुछ स्वयं घोषित विद्वान भी यही बताते घूमते हैं। इन भ्रमिकों ने संस्कृत भाषा का जन्म अज्ञात लाखों साल पहले होने का भ्रम तो फैला दिया, लेकिन उस संस्कृत भाषा की व्याकरण वाले को स्थापित करना भूल गए थे, जिसकी वजह से भ्रमिकों को संस्कृत व्याकरण के लिए ईसा से लगभग 600 ईस्वी पहले जाकर, जिसके जन्म का सही समय अभी तक निश्चित नहीं हुआ है और अज्ञात स्थान भी अभी तक लोग निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, इनका जन्म होना कहाँ और किसके घर दिखाया जाए। पर इनको एक अदृश्य भ्रमिक विद्वान को पैदा करना पड़ा, जिसका नाम इन लोगों ने पाणिनि रखा। इन फेंकुओं के अनुसार पाणिनि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इसी वजह से पाणिनि संस्कृत व्याकरण में अष्टाध्यायी महर्षि संग्रहालय द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ 600 ईसा पूर्व में लिखा था, जिसमें 8 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय के 4 पद है। प्रत्येक पद में 38 से 220 तक सूत्र है। इस प्रकार अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पद और सब मिलाकर लगभग 4000 सूत्र है। लेकिन पाणिनि द्वारा लिखा हुआ यह अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण ग्रंथ आज तक किसी खुदाई में नहीं मिला। पता नहीं इन पाखंडियों को कौन से माइक्रोस्कोप से पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक दिख गई। मध्य प्रदेश के सतना जिले में भरहुत स्थान से एक शिलापट्ट मिला है, जिसको देखकर पाखंडियों द्वारा आज पाणिनि को साबित किया जा रहा है। आप लोग गूगल करके उस शिलापट्ट को गौर से देखिए। सही में यह अगर पाणिनि का शिलापट्ट है तो यह आपने शिलापट्ट में धम्मलिपि में यवमज के बाद अलग से कुछ शब्दों में क्यों लिखा है? या तो पाणिनि नहीं है, या अभी तक पाणिनि के नाम पर चली भाषा को संस्कृत बनाकर लोगों को झांसा दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक भ्रमबाजों को पाणिनि का जन्म स्थान और जन्म के समय की जानकारी तक नहीं है। फिर भी सभी लोगों के बीच पाणिनि और उसके द्वारा विकसित संस्कृत का होना बताते हैं। एक बात जान लो कि धम्मलिपि, जिसे आज साहित्यिक भाषा के रूप में प्राकृत लिपि या ब्राह्मी लिपि कहा जाता है, उस धम्मलिपि की वर्णमाला द्वारा वैदिक संस्कृति कभी भी नहीं लिखी जा सकती है, क्योंकि वैदिक संस्कृत में चंद्रबिंदु शब्दों के अंत में हलंत, विसर्ग और सबसे ज़्यादा वर्णमाला रि, अ, अह, श, स, क्ष, त्र, ज्ञ से बनने वाला शब्द है, जो धम्मलिपि की वर्णमाला में ऐसे स्वर व्यंजन नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धम्मलिपि की वर्णमाला में जब रि स्वर नहीं है तो उस स्वर द्वारा संस्कृत का क्रि कैसे लिखा जा सकता है? इस बारे में थोड़ी देर आप भी सोच कर देखिए, आपको भी समझ आ जाएगा। धम्मलिपि की वर्णमाला से कभी भी वैदिक भाषा या पुराण की भाषा संस्कृत का लेखन या वाचन नहीं हो सकता है, मतलब हो ही नहीं सकता है। पाखंडवादियों का कहना होता है कि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक लिखी, पर यह बात सरासर गलत है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। फिर भी चलो माना कि पाणिनि ने सही में पुस्तक लिखी, लेकिन वह पुस्तक आज कहाँ है? क्या उस समय कागज का आविष्कार हो गया था, जबकि ईसा के पूर्व काल में सारी लिखावटें शिलालेखों पर ही हुई है? आज इस बात की जानकारी कितने लोगों को है कि ईसवी सन से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष तक में जो भी लिखा हुआ मिला या लिखा जाता था, वह सभी शिलालेखों पर ही लिखा जाता था, क्योंकि उस समय लेखन के लिए कागज, ताम्रपत्र, भोजपत्र, ताड़पत्र या अन्य किसी वस्तु का आविष्कार ही नहीं हुआ पाया था, जिस वजह से उस समय के सभी लोग अपने लेखन के लिए शिलाओं के अलावा कुछ भी उपयोग नहीं करते थे। ब्रह्मभट्ट के वंशज लोग जिस काल में पाणिनि को स्थापित करने में लगे हैं, उस समय मध्य भारत में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। इन महाजनपदों का नाम मगध, अंग, वज्जी, मल्ल, काशी, कौशल, कुरु, गांधार, कंबोज, अवंती, चेदी, अस्माक, मत्स्य, पांचाल, सुरसेन और वत्स इस प्रकार है, जिसमें बिंबिसार का शासन मगध और अंग पर था। उन सभी महाजनपदों की अपनी मुद्रा होती थी। इतिहास में सम्राट हर्यक वंश के बाद सम्राट नागवंश, सम्राट नंदवंश और सम्राट मौर्य वंश का शासन आता है। मौर्य वंश के संस्थापक के महान सम्राट चंद्रगुप्त का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, क्योंकि इनकी वीरता के आगे देशी तो देशी, विदेशी सूरमा भोपाली भी पानी पीते थे। इस देश के इतिहास में यह भूतो न भविष्यतो वाली घटना है। अभी तक आपने अपने देश के अंदर किताबों में लिखित एक से एक कागजी सूरमा, गिदड़ छाप शेर शासक को पढ़े होंगे, लेकिन किसी ने भी विश्व विजेता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को पराजित नहीं किया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का सारा घटनाक्रम उत्खनन द्वारा पुरातात्विक विभाग से अभी प्रमाणिक है। साथ ही इन सभी घटनाओं का वर्णन यूनानी लेखकों द्वारा यूनानी भाषा में लिखित है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता पर बैठने के बाद उत्तर पश्चिम सीमा पर सिकंदर उर्फ अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस के साथ भयंकर युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस हार के बाद सेल्यूकस के अंदर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से डर बैठ गया था। अब तो उसे किसी भी प्रकार से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से संधि की जुगल लगानी थी।
अन्यथा सेल्यूकस को अपना साम्राज्य खत्म होने का डर सताने लगा था। आगे इसी का प्रमाण है कि दो राजाओं के बीच दुश्मनी को पारिवारिक संबंध में बदलने हेतु सेल्यूकस ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी हेलन की शादी की। साथ साथ पश्चिमी भूभाग का बहुत बड़ा हिस्सा हिरात, कांधार, काबुल, बलूचिस्तान जैसा उन्नत भूभाग सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के चरणों में सुपुर्द किया। इतना होने के बाद भी सिकंदर के अंदर डर बैठा था, पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रहा था डर। इसी वजह से उसने अपने एक यूनानी विद्वान मेगास्थनीज को शांति दूत के रूप में मौर्य दरबार में भेजा था, ताकि आगे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो पाए। ये होता है सम्राटों का डर। जो जीता वही सिकंदर नहीं, सिकंदर को जिसने हराया वही सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।